एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पाठ 1 वास्तविक संख्या का हम परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको इस नए सेशन में पढ़ने हैं। देखिए, जैसा कि मैं बता दूं कि 2023-24 में जो एनसीईआरटी का सिलेबस है आपका कुछ रिड्यूस हो चुका है, यानी कि उसमें कुछ कटौती हो गई है, यानी कि न्यू बुक लॉन्च हुई है। तो न्यू बुक आप खरीद लीजिए, न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही हम स्टडी कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि पहला टॉपिक हमारा क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। ठीक है, जैसे कि पहले वाली जो हमारी बुक थी उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय जैसे कुछ हमारे टॉपिक थे, वो सभी टॉपिक हट गए हैं। तो कुछ क्या क्या चेंजेस हुई हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप एनसीईआरटी के बुक का पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा देखिए, सभी संख्याओं की संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, जुलाई से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग 30 जुलाई आ चुका है, जून का अंतिम समय चल रहा है। तो जुलाई से हम अच्छे समय तक, मतलब जनवरी तक हम पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करा देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसमें टेस्ट भी होते रहेंगे। तो इस चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा। तो चूँकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी, बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको हाई लेवल तक की सारी चीज़ों को बताया जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा ये होती है कि सभी संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं का संग्रह मतलब क्या हुआ कि सभी संख्याओं का संग्रह मतलब ये हुआ कि उसमें प्राकृतिक संख्या भी आती हैं, जिसमें पूर्ण संख्या भी आती हो, पूर्णांक भी आते हों, और जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी आते हों। उन सभी संख्याओं के संग्रह को यानी समूह को हम अगर नाम दें तो उसे हम वास्तविक संख्या नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये वास्तविक संख्या क्या होती है उसको हम समझें। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होती है इस बात को अगर हम समझें तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, जैसे कि 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, जहाँ तक हम गिन सकते हैं वहाँ तक की संख्याएं, जहाँ तक इसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा इसमें। किसमें, वास्तविक संख्या में पूर्ण संख्या भी आ जाएगा। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी पूर्ण संख्या में आएंगी। तो देखिए, पूर्ण में और प्राकृत में अंतर क्या है। प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या में अंतर ये है कि जो प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से लेकर के आने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या में 0 से लेकर के आने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 जो नंबर होते हैं, यानी कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, यहाँ से इसकी तो प्राकृत संख्याएं शुरू हो जाती हैं। तो जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं में भी आती हैं। तो हम सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पूर्ण संख्या 0 को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, पूर्ण संख्या तो हो गई, प्राकृत संख्या भी हो गई। अब पूर्णांक क्या होते हैं भाई। पूर्णांक में ऐसे नंबर्स जो निगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, यानी कि धनात्मक संख्याएं भी और ऋणात्मक संख्याएं भी, जैसे कि -1 -2 -3 +1 +2 +3 डॉट 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 एनी नंबर्स, 0 भी इसमें ले सकते हैं। तो कोई भी नंबर्स इसमें हो जो मतलब कि प्लस में भी हो माइनस में भी हो, इन सारे नंबर्स को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक हम धन वाले नंबर्स को कहेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक माइनस वाले नंबर को कहेंगे। ठीक है, तो सारे पूर्णांक भी इस वास्तविक संख्या में आ जाते हैं। और क्या आ जाते हैं वास्तविक संख्या में, और अगर देखा जाए तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं। परिमेय संख्या, अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, इन सभी चीज़ों को हम डायरेक्टली बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और Q जो होता है, Q ≠ 0 होना चाहिए। इसका एक कंडीशन होता है कि Q जो होगा 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जो हमारा जो चिन्ह होगा वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5/7 ले सकते हैं, 6/3 ले सकते हैं, या फिर केवल 5 ले सकते हैं। 5 के नीचे अगर 1 लिख देंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो केवल 5 को भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये जो संख्याएं भिन्न में लिखी हुई हैं ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अगर इन परिमेय संख्याओं के हर में अगर 0 लिख दिया जाए तो वो परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये परिमेय संख्याएं हैं, इसे आप ध्यान से समझिएगा कि इसे हम P/Q के रूप में इन नंबर्स को लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम परिमेय संख्याएं कह रहे हैं। और ये परिमेय संख्या जो होती है ये वास्तविक संख्या की एक मतलब
कैटेगरी हो जाती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या में भी वास्तविक संख्या में क्या होती है, परिमेय संख्याएं भी आती हैं। और इसमें कौन संख्याएं आती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। अपरिमेय संख्या, ये भी संख्याएं आती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकें। जैसे कि जो परिमेय नहीं होगी वो तो अपरिमेय ही होगी। तो अपरिमेय संख्याओं में जैसे कि जो ऐसे अशांत दशमलव वाली संख्याएं, जैसे कि 3.55 कुछ ऐसे भाग होते हैं ना, जिसमें कि दशमलव के बाद से वही नंबर्स आता जाता है, तो उस नंबर्स को हम अपरिमेय संख्या में लेते हैं, ठीक है। उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्लास 9th में आपने ये सब चीज़ें पढ़ा होगा। अब देखिए रूट में 2, ये भी क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके वजह से ये अपरिमेय संख्या होता है। रूट में 3, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। रूट में 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वह परिमेय में आता है। लेकिन रूट में 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यह अपरिमेय संख्या में आती है, ठीक है। अब ऐसे ही रूट 5 ले सकते हैं। इस तरीके के ये जो भी नंबर्स हैं ये अपरिमेय संख्या में आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई देने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आशा करता हूँ आपको वास्तविक संख्या में छोटी सी भी डाउट नहीं रही होगी, ठीक है। तो अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उन चीज़ों पर पहल करूँगा, उन चीज़ों पे चर्चा करूँगा और उसको और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इस प्रमेय को समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि लिखा जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नाम आया है भाज्य संख्या। चूँकि आपको छोटे क्लासों में अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो तब तो पता होगा, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो नहीं पता होगा। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोला हूँ कि मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा, तो बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाऊँगा, ठीक है। बिल्कुल ही आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं छोड़ूंगा। देखिए इसमें कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो एक से कटे, नहीं तो स्वयं से कटे, और इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, इसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए 12 है, तो 12 को अगर हम काटना चाहें तो इसे हम 1 से भी काट सकते हैं, ठीक है, और इसे 12 से भी काट सकते हैं। 1 और 12 के अलावा किसी और नंबर से भी इसे हम काट सकते हैं। जैसे कि 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, और डायरेक्टली हम 12 से काट सकते हैं। तो अगर 12 को हम 1 और 12 के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी काट रहे हैं तो इन संख्याओं को, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम 6 की बात करें तो 6 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं। इसके अलावा भी हम कई संख्याओं से काट सकते हैं, जैसे कि 2 से काट सकते हैं इसको, और 3 से भी इसे काट सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 और 6 के अलावा 2 और 3 इन दोनों संख्याओं से भी कट रही है, इसलिए ये जो संख्या होगी यह भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। भाज्य संख्या समझ में आ गई कि 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटेगी। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होगी, यहाँ पे हम समझा देते हैं उसको। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में देखिए क्या होता है। अभाज्य संख्या ठीक इसके विपरीत होता है। जैसे कि अगर कोई नंबर, जैसे कि 5 लेते हैं, तो ये जो संख्या होगी केवल 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। इन दोनों नंबर के अलावा किसी भी संख्या से आप कितना ही चाहेंगे काटने के लिए तो नहीं कट पाएगा। चाहे आप लौटा करके नदी में नहाने लगे या कुछ भी करें, किसी भी तरीके की अगर गंदी भी हरकत करेंगे तो भी इस नंबर्स को आप किसी भी तरीके से काट नहीं पाएंगे, केवल 1 और 5 के अलावा। जैसे कि मैं बात करूँ 7 के बारे में, ठीक है। 7 एक ऐसा नंबर है जिसे या तो 1 से काटा जा सकता है, नहीं तो इसे स्वयं 7 से ही काटा जा सकता है। या तो ये खुद से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटती हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आशा करता हूँ अभाज्य और भाज्य में आपको अंतर तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई छोटी छोटी बातें जो हमें इस जो प्रमेय है इसमें हमें यूज हुआ है, तो हमने बता दिया। इसमें कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि एक भाज्य संख्या को लेते हैं, जैसे कि भाज्य संख्या को हम 12, यहाँ पे हमने 12 को देखा कि यह क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा ये अन्य नंबर से भी कट रहा है। तो किसी भाज्य संख्या को लेने के लिए कह रहा है, तो किसी भाज्य संख्या को हमने ले लिया, 12 को ले लिया हमने, और इसका कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के
एक गुणनखंड के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो इसको अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो 12 को हम 2 से काट सकते हैं, फिर 2 से गुणा कराएंगे तो 2 से भी फिर से कट जाएगा, यानी कि 2 गुणे में 2 लिखेंगे, यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, फिर गुणे में 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 दूना 4 और 4 3 12। ये हमने कैसे निकाला, देखिए 12 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है, तो गुणनखंड हम अभाज्य का करेंगे। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर से हम 6 को हम अभाज्य संख्या से, देखिए 12 को तो हम 4 से भी काट सकते थे, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को देखेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से हम 12 को काटेंगे 6 बार में कट जाएगा। फिर इस 6 को हम 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई का 6 हो जाएगा। फिर इस 3 को हम 3 से काटेंगे तब जाके 3 एकम 3 हो जाएगा। इस 3 को भी हमें एक अभाज्य संख्या से ही काटनी है, तो 3 तो स्वयं में एक अभाज्य संख्या है, तो 3 को 3 से काट देंगे, आ गया हमारा। तो इसे हम लिख सकते हैं, इस 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3, ये सब छोटी सी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हमें यहाँ तक की चीज़ों को समझाया है। देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। मैं बार बार समझा रहा हूँ ताकि एक ऐसा भी बच्चा होगा जो 0 से शुरुआत कर रहा होगा, उसे भी किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 12 है, ये हमें क्या पता है कि ये हमने जो संख्याएं ली हैं ये एक भाज्य संख्या है। 12 क्या है, एक भाज्य संख्या है, लेकिन इसका जब हमने गुणनखंड किया तो दो एक ऐसी संख्या है जो केवल 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा। ये जो तीनों संख्याएं 1 2 और 3 संख्याएं हमने लिया, ये तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं। क्या है, अभाज्य हैं। ये केवल 1 से कटेंगी, नहीं तो स्वयं से कटेंगी। तो हमने इसमें कहा है कि सभी एक भाज्य संख्या को हम उसके गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यही नियम होता है हमारे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का। और इसमें कहा है कि तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि इसके गुणनखंड को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, जैसे कि इसको हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2, इस 3 को पहले और फिर 2 को बाद में, यानी कि गुणा किसी भी तरीके से कराएं ये तो उतना ही आएगा। 3 दूना 6, 6 दूना का 12 आएगा, या 2 दूना 4, 4 3 का 12 करो। बात एक ही है, इसमें भी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, इसमें भी अभाज्य संख्याएं आएंगी, ठीक है। यही चीज़ हमें समझाने के लिए बोला है। अब इसे हम 12 को हम ये नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पे 4 लिख दे, 4 गुणे 3 भी तो 12 होता है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये 4 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। हमें इधर के साइड वाली जो भी हमारी संख्याएं हैं जिसे गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं उसे हम अभाज्य संख्या के रूप में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा गया है, तो ये हमारा सही है और यही हमारा बताता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो यही चीज़ हमें जाननी थी जो हमने समझ लिया है। एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इस टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे जिसे हम सॉल्व करके देखेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अब हम अगला टॉपिक हमारा देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा है लसा और मसा। लसा को हम एलसीएम बोलते हैं और मसा को हम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। मसा को एचसीएफ और लसा को हम एलसीएम बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, लसा हम समझाने वाले हैं। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान से समझिएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, लिस्ट मतलब छोटा। कॉमन मतलब ये होता है कि दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में वही संख्याएं मिले। और मल्टीपल का मतलब होता है कि उसका जो है गुणज, ठीक है, उसके आगे आने वाला जो नंबर्स होंगे जिसमें गुणा करने के बाद से वो नंबर्स आएंगे उसे। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 10 और 20 दो नंबर हैं जिसे हमें एलसीएम निकालना है, जिसका हमें एलसीएम निकालना है। ये सब चीज़ें छोटे छोटे क्लासों में आपने समझ लिया होगा, फिर भी मैं बताते जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। 10 के बारे में बात करें तो 10 जो होता है हमारा, 10 का जो मल्टीपल होता है, 10 के मल्टीपल की अगर बात करें तो 10 के मल्टीपल एक 10 होगा, ठीक है। उसके बाद से 10 का मल्टीपल क्या होगा, 20 होगा। फिर क्या होगा, 10 तिहाई 30 होगा। फिर 10 चौका 40 होगा। 10 पचे 50 होगा। मल्टीपल की बात किया है तो मल्टीपल हम इसका लिखेंगे, ठीक है।
कोई किसी भी नंबर्स का आ गया, अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो इनके हम क्या करेंगे, इनके हम मल्टीपल्स लिखते जाएंगे। तो ऐसे ही 60 हो जाएगा, फिर ऐसे ही गुणा कराते जाएंगे 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, इस तरीके से गुणा कराएंगे सोवन सोवन, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नंबर्स आगे आते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 20 के बारे में बात करें तो 20 का जो हमारा कॉमन मल्टीपल निकलेगा, सबसे पहले तो मल्टीपल निकालेंगे। तो 20 का जो मल्टीपल होगा 20 होगा, उसके बाद से 40 होगा, उसके बाद से 60 होगा, 20 से 60, 20 चौका 80 हो जाएगा। फिर से ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, जितनी बार हम गुणा करते जाएंगे उतने सारे नंबर्स आते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लसन निकालने का मतलब ये है कि लिस्ट कॉमन हमें देखना है। ठीक है, लिस्ट कॉमन देखना है। मल्टीपल हमने लिख लिया, ये काम हमारा पूरा हो गया। अब इसमें लिस्ट कॉमन की बात कर रहा है, यानी कि लिस्ट छोटा उभयनिष्ठ कौन होगा। तो छोटा उभयनिष्ठ इसमें देखेंगे, देखिए सबसे बड़ा तो इधर अच्छा आता जाएगा, बड़ा तो बहुत आगे हो जाएगा। ठीक है, इधर आगे जाते जाएंगे और बड़ा बड़ा आता जाएगा। लेकिन 10 का जो सबसे निचला, जो सबसे पहला, जो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा वो कौन होगा, जो 20 में भी आया हो। जैसे 10 और 20 दोनों में कौन ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और दोनों में आया है। तो 10 में देख, 10 एक सबसे छोटा नंबर है, लेकिन ये 20 में नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ तो है नहीं। उभयनिष्ठ वही नंबर होगा जो दोनों में हो, कॉमन उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है। ठीक है, दोनों में क्या है, 20 है। तो देखिए ये जो 20 होगा ना, यही इसका लसा हो जाएगा। ठीक है, तो लसा हम क्या कहेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा एलसीएम निकलता था। बात करते हैं अब एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो हम मौसा की बात करते हैं। मौसा जिसे हम अंग्रेजी में एचसीएफ बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसे हम किस तरीके से हल करेंगे। तो अगर उसी 10 और 20 का हम एचसीएफ निकालना चाहें, तो 10 का हम एचसीएफ और 20 का एचसीएफ निकालना चाहें तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 किस किस नंबर से कट सकता है। तो 10 1 से कट सकता है। इसमें कहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर हमें निकालने हैं। तो 10 का फैक्टर 1 हो सकता है, 1 से 10 कट सकता है, 2 से कट जाएगा तो 2 भी इसका फैक्टर होगा 10 का। ठीक है, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है 10, तो 5 भी 10 का फैक्टर होगा। ठीक है, फिर ये 10 से ही स्वयं से कट सकता है। इसी तरीके से 20 की बात करें तो 20 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कट सकता है, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट सकता है। ठीक है, फिर 5 से कट सकता है, 5 चौका 20, और फिर से ये 10 से कट सकता है, और फिर ये 20 से ही कटेगा। ठीक है, तो इन संख्याओं से ये दोनों संख्याएं कटेंगी, और इसमें ये जो संख्याएं होंगी ये सभी इसके फैक्टर कहलाएंगे। अब इसमें देखना है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, यानी कि ऐसा फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट हो, बड़ा हो, और दोनों में क्या हो, कॉमन हो। हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो। ठीक है, तो इनमें कौन सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ पे 10 सबसे बड़ा नंबर है। अब 10 दोनों में देखना है कि दोनों में आया हुआ कि नहीं। तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो जब दोनों में उभयनिष्ठ है तो ये 10 जो होगा यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। यानी कि एचसीएफ जो होगा, यानी मौसा इसका जो होगा, 10 और 20 का जो मौसा होगा वो 10 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ कि जब एलसीएम की बात आती है तो उसके मल्टीपल्स लिखते जाते हैं। जैसे कि 10 का गुणा एक बार कराएंगे 10 हो जाएगा, 10 का गुणा 2 बार कराएंगे 20, 10 का गुणा 3 बार 30, 10 का गुणा 4 बार 40, 10 का गुणा 5 बार 50। ऐसे करके 10 का गुणा कितना बार कराते जाएंगे, आगे नंबर आता जाएगा, उतना कराने की ज़रूरत नहीं है। और 20 की मल्टीपल लिखेंगे, 20 का गुणा एक बार, 20 का गुणा 2 बार, 20 का गुणा 3 बार, इसी तरीके से लिख देंगे। और उसके बाद से जो हमारा पहला जो होगा, यानी कि लिस्ट, जब से सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा, सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा, यानी कि 20 और 20 यहाँ पे सबसे छोटा कॉमन मिल गया है। अगर 10 इसमें भी रहता है तो 10 ही हमारा इसका एलसीएम होता है, लेकिन इसमें 10 नहीं है, 20 है, तो 20 दोनों में कॉमन है, तो ये जो कॉमन नंबर है ये हमारा एलसीएम कहलाएगा। मौसा की बात करें तो मौसा में दोनों में हमने देखा कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 10 के फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। 20 के फैक्टर कौन है, 1 2 4 5 10 और 20 है। तो इसमें हमने देखा कि हाईएस्ट कॉमन देखना है। तो हाईएस्ट ऐसा नंबर जो सबसे ऊंच हो, हाईएस्ट हो, और सबसे बड़ा हो और कॉमन भी हो। तो 10 सबसे बड़ा है और 10 सबसे बड़ा है, तो दोनों में कॉमन भी है। तो 10 जो होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। और ये जो तरीका था हम छोटे क्लासों में करते थे, 10th क्लास में हम किस तरीके को अप्लाई करेंगे यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं और एक तरीका जो एलसीएम एचसीएफ को निकालने के लिए हमारे पास जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो मेन चीज़ है, मेन आपकी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है क्लास 10th की। तो एचसीएफ निकालने का जो आपका दूसरे तरीके से आप किस तरीके से निकालेंगे, देखिए एचसीएफ इस तरीके से निकालेंगे। एचसीएफ जब निकालना
निकालना होगा तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, तो वही होगा किसके बराबर होगा, HCF के बराबर। HCF कौन होगा कि आप उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली जो संख्या होगी वही जो संख्या होगी HCF होगी। सबसे पहले इसमें बात किया है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड निकालना आता ही होगा, आपको छोटे क्लासों में भी सीखे हैं। तो अगर नहीं भी सीखे हैं तो देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल में तो आपको क्लियर हो ही जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। नहीं भी आता है तो समझ में तो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें अगर एग्जाम्पल लें तो 6 और 20 लेते हैं, दो संख्याएं 6 और 20 दो संख्याएं लेते हैं जिनका हमें HCF निकालना है, ठीक है। इस विधि से जो विधि हमने अभी पढ़ करके सुनाया, तो 6 और 20 का हम रफ में क्या करेंगे, रफ में हम इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो इसे छोटी सी अभाज्य संख्या से काटना होगा। तो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई का 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ये कट गया। अब 20 को भी हम काटेंगे, 20 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दहा का 20, फिर 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 5 एकम 5। ये सब चीज़ें आपको समझ में आती होंगी और ये सब चीज़ें आप लोग सीख चुके होंगे, ठीक है। तो 6 के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 3। और 20 के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 20 के बराबर में लिखना चाहें तो 2 गुणे 2 गुणे 5 है, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, इस 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे में ये 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 को 2 है, 2 को 2 है तो 2 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुणे में 5 है तो 5 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए जिसके ऊपर में, जिसके पावर में, जिसके घात में कुछ भी नहीं है उसके घात में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जिसके घात में कुछ भी नहीं होता है उसके घात में 1 होता है। तो यहाँ पे 2 के घात में 1 है, यहाँ पे 2 के घात में 2 है, यहाँ पे 3 के घात में 1 है, यहाँ पे 5 के घात में 1 है। अब कहा क्या है कि हमें LCM निकालना है, सॉरी हमें HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है, HCF 6 और 20 का, हमें 6 और 20 का HCF निकालना है। तो वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली जो संख्या होगी, सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होगा वही हमारा जो होगा HCF होगा। तो HCF ऑफ 6 और 20 क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 के पावर यहाँ 2 घात है, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। उभयनिष्ठ का है, उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ दोनों में कौन है, 2 है। और 2 के घात में सबसे छोटी संख्या, छोटी घात वाली संख्या, ठीक है, सबसे छोटी घात वाली संख्या ये 2 के पावर 1 है। तो इसका जो HCF हो जाएगा 2 के पावर 1 होगा। 2 के पावर 1 को हम केवल 2 लिख सकते हैं, तो यही जो होगा हमारा HCF निकल के आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हमारा है 6, 72 और 100, जैसे कि 120 ले सकते हैं, ठीक है। 6, 72 और 120 ये 3 हमारी संख्याएं हैं जिनका हमें HCF निकालना है। तो इन तीनों संख्याओं का अगर HCF निकालना है तो इन तीनों संख्याओं का रफ में हम इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जैसे कि 6 है तो 6 का हमने अभाज्य गुणनखंड अभी किया, तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया हमारा, 2 गुणे 3, ठीक है। इसी तरह से 72 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं क्या आएगा हमारा। 2 से काटेंगे इसको, 2 तिहाई का 6, 2 छक्के 12, फिर 36 को 2 से 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 18 बार में कट जाएगा, 2 9 18, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 तिरिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। ये हमारा 72 का जो हमारा ये गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, ये निकल के आ गया। तो इसका देखिए यहाँ पे 1 2 3 बार 2 है, तो 2 के पावर में हम 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर में हम 3 लिख सकते हैं, गुणे में ये 3 है, 3 के पावर में क्या है, 2 3 संख्याएं हैं तो 3 के पावर में हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 72 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। 120 की बात आई है तो 120 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 छक्के 12, 0 उतर जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई का 6, 0 उतर जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, 30 को 15 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे, अब 3 पच्चे का 15 हो जाएगा, 5 से काट देंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो संख्याएं निकली हैं वो 120 के अभाज्य गुणनखंड होंगी। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 2 आपका कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। गुणे में यहाँ 3 के पावर 1 है तो 3 लिखेंगे, गुणे में 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इन जिन भी संख्याओं के ऊपर कुछ नहीं है उनके ऊपर तो हम 1 मान लेते हैं अपने आप से, तो इन संख्याओं के ऊपर 1 है, ठीक है। घात क्या है, 1 है, और यहाँ पे तो घात 3 3 है तो वो लिखे ही हैं, ठीक है।
अब कैसे लिखे हैं यहाँ पे हमने बता दिया भाई, ठीक है, इतना ज़्यादा डीपली अंदर मत जाना। अब देखो बात करेंगे कि 6, 72 और 120 का हमें HCF बताना है, ठीक है। HCF आप किसका निकालना है, 6, 72 और 120 का हमें HCF निकालना है। तो क्या होगा इसका HCF, कहा है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली संख्या। तो इन तीनों में उभयनिष्ठ कौन संख्या होगी, इन तीनों में उभयनिष्ठ 1, 2 संख्या ऐसी है, अभी ऊपर वाला नहीं देखेंगे, पहले नीचे का देखिए, हम आधार देखेंगे। आधार 2 है, 2 है, 2 है, ये 2 जो है तीनों में आया है। फिर 3 भी एक संख्या ऐसी है जो तीनों में आई है, ठीक है। तो इसमें हम 2 का सबसे पहले अगर बात करें तो 2 की अगर बात करें तो सबसे छोटी घात वाली संख्या देखेंगे। सबसे छोटी घात वाली संख्या 2 के पावर 1 है, तो ठीक है, 2 के पावर 1 लिख लेंगे, ये हमारी उभयनिष्ठ है। और कोई संख्या है, ये 3 जो है ये भी एक उभयनिष्ठ संख्या है। इसमें जो सबसे छोटी घात वाली संख्या है वो क्या है, 3 के पावर 1, तो गुणे में लिख लेंगे 3 के पावर 1, ठीक है। अब देखिए ये 2 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणे 3 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 6, और यही हमारा HCF हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो 6, 72 और 120 का जो हमारा HCF निकल के आया वो क्या निकल के आया, 6। अब इसी जितना भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे किया है, एक एग्जाम्पल ये, एक एग्जाम्पल ये, दोनों एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको HCF कैसे निकालना है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम LCM में देखेंगे कि LCM आपका कैसे निकालना है। मौसा की बात कर रहे हैं आप, सबसे पहले ये ध्यान में बसा लीजिएगा कि HCF को हम मौसा कहते हैं और LCM को हम लसा कहते हैं। बहुत सारे बच्चे हमने देखा है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लसा किसे कहते हैं, मौसा किसे कहते हैं, ठीक है। तो LCM और HCF अंग्रेजी में, हिंदी में भूल जाते हैं इधर उधर, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं कि हमारा जो लसा होगा वो किस तरीके का होगा, जैसे कि LCM की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए चूंकि हमने पहले HCF हमने पढ़ लिया, मौसा बात खत्म हो गई। LCM की बात करते हैं तो LCM में हमें लसा निकालना है। लसा कैसे निकालेंगे, देखिए संख्याओं में शामिल, उसमें हम HCF में क्या पढ़ रहे थे कि संख्याओं में जो उभयनिष्ठ संख्या होगी, प्रत्येक संख्या की उभयनिष्ठ जो संख्याएं होंगी उनका अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात की बात कर रहे थे। लेकिन ठीक इसके विपरीत इसमें हम शामिल कह रहा है कि संख्याएं शामिल, जितनी भी संख्याएं शामिल हैं उन प्रत्येक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की सबसे जो बड़ी घात वाली संख्या है उसका गुणनफल हमें बताना है, और उसी का जो गुणनफल होगा वो हमारा LCM कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर हमने पहले वाले में लिया था, यानी कि HCF हमने 6 और 20 लिया था, तो इसमें भी हम 6 और 20 का LCM निकाल के देखेंगे, ठीक है। उसमें हमने HCF निकाला था, इसमें हम LCM निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो 6 की अगर बात करें तो 6 का जो हमारा गुणनखंड हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, देखिए इसमें भी अभाज्य गुणनखंड की बात किया है तो अभाज्य गुणनखंड आपको आना चाहिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड हमने उसमें ज्ञात किया था, क्या आया था, 2 गुणे 3, ठीक है, यानी कि 2 के पावर 1, 3 के पावर 1। अब इसी तरीके से 20 का भी हमने निकाला था, तो 20 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया था वो आया था 2 के पावर 2 गुणे में 5, ठीक है, 5 के पावर 1 कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आया था गुणनफल। अगर हम बात करें कि LCM ऑफ 6 और 20 का LCM की बात करें तो इसमें LCM वो संख्याएं होंगी जो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा, और शामिल होने वाली प्रत्येक संख्या, तो इसमें शामिल होने वाली 2 है जो दोनों में कॉमन इसमें देखना ही नहीं है, ठीक है, कॉमन देखना ही नहीं है कि जो दोनों में आया हो। आपको बस ये देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं इसमें सम्मिलित हैं, इन दोनों के गुणनखंड में, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं आई हुई हैं। एक 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है और 5 आया हुआ है, ठीक है। तो इसके सबसे बड़ी 2 आया हुआ है, तो 2 का सबसे बड़ा घात वाला ये है, तो इसे हम लेंगे और इसे छोड़ देंगे, ठीक है। इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसका घात छोटा है, क्योंकि इसका घात 1 है तो इसका घात छोटा है, इसे छोड़ देंगे। जिसका घात बड़ा है, देखिए यहाँ पे बड़ी घात का गुणनफल, तो बड़ा घात वाला 2 के पावर 2 है तो इसको हम ले लेंगे, 2 के पावर 2 को हम ले लेंगे, ठीक है, गुणे में फिर इस 3 को ले लेंगे, गुणे में फिर इस 5 को ले लेंगे। बात समझ में आई। फिर इस 3 को ले लेंगे, फिर इस 5 को ले लेंगे, क्योंकि सम्मिलित होने वाली सभी संख्याओं को, तो देखिए 3 एक ही संख्या है, चाहे ये इसका घात बड़ा हो या छोटा, 3 एक ही है तो लेना ही पड़ेगा, 5 भी एक ही है तो इसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 दूना का ये 4 हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा और गुणे में 5। अब देखिए 4 तिहाई का 12 और 12 25 क्या हो जाएगा 60, इन तीनों का गुणा कराएंगे 60 आ जाएगा, यही आपका LCM आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दूसरा, हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, एग्जाम्पल 6 था और 72 था और 120, ठीक है। इनका हमें LCM निकालना है, तो क्या करेंगे, HCF हमने बताया था, LCM की बात आएगी तो क्या करेंगे, देखिए 6 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 3 होगा। 72 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला था वो हमने क्या निकाला था, जो 72 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला था वो हमारा आया था 2 के पावर में 3 और गुणे में 3 के पावर में 2, ठीक है। अब इसी तरीके से 120 का जो हमारा गुणनखंड आया था
120 का जो हमने गुणनखंड निकाला था वो आया था 2 के पावर में 3 गुणे में 3 गुणे 5, ठीक है, ये संख्या आया था। अब देखिए इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका किसका निकालना है? 6, 72 और 120 का। तो इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालना है हमें, सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित हैं। तो 2 सम्मिलित है, 3 सम्मिलित है और 5 सम्मिलित है, ठीक है। 2, 3 और 5 सम्मिलित है। अब 2 देखेंगे कि 2 के पावर सबसे अधिक कौन घात है, 2 के घात में सबसे अधिक कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अधिक है, ये दोनों सेम है, तो इस एक को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 के घात में जो 3 है ये सबसे अधिक है, तो इसको ले लिया हमने। फिर 3 की बात करते हैं, 3 नंबर में ये इसमें कौन सबसे अधिक घात वाला है, तो ये कम घात वाला है, इसको छोड़ देंगे। ये भी कम घात वाला है क्योंकि इसके घात में 1 है, तो इसको छोड़ देंगे। 3 के घात में 2 सबसे अधिक है, तो 3 के घात में 2 हम इसको ले लेंगे। अब अगली संख्या की बात करें तो अगली संख्या हमारी 5 है जो शामिल है इसमें, ठीक है, इनके गुणनखंड में जो शामिल है अगली संख्या 5 है। तो 5 तो एक ही है, अकेले ही है, तो इसका घात बड़ा हो या छोटा हो इससे मैटर नहीं करता है, इसको तो हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 5 को ले लिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 2 का अगर 3 बार मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। अब इसी तरीके से 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, गुणे में 5। अब देखिए यहाँ पे 8 9 72 हो जाएगा, गुणे में 5 की बात करें तो ये अगर इसकी गुणा करा देंगे 72 में तो 360 आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब 6, 72 और 120 के एलसीएम की बात करें तो 360 आएगा, और इसके एचसीएफ की बात करें तो हमने वहाँ पे निकाला था जो कि हमारा 6 प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा 6 और एलसीएम 360। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर यहाँ पे भी कोई दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को फिर से स्किप कीजिए, बैक जाइए और फिर से शुरू से देखिए और सारी चीज़ें आप समझिए, ठीक है। बातों को गौर से सुनेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आशा करता हूँ अधिक से अधिक लड़कों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं एक सूत्र के बारे में जिसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे और जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, चूँकि आपकी एक्सरसाइज की कुछ एक्सरसाइज कट गए हैं इस बार, तो जो एक्सरसाइज कट गए हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जिस भी जैसे जैसे भी हैं उस पर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन बनेंगे। तो उसी पे क्वेश्चन बनेंगे तो हर एक चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है आपको याद रखना है कि लसा गुणे मसा के बराबर होता है, ठीक है। 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है लसा गुणे मसा के बराबर होता है, लेकिन लसा और मसा किसका होगा? उन्हीं 2 संख्याओं का होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 6 और 20 का हमने लसा मसा ज्ञात किया था, तो 6 और 20 का तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 6 और 20 2 संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल क्या होगा, किसके बराबर होगा? 6 और 20 के लसा और गुणे मसा के बराबर होगा। तो 6 और 20 का जो हमने लसा निकाला था, तो 6 और 20 का जो हमारा लसा आया था वो आया था हमारा कितना आया था? 2 आया था, ठीक है। लसा हमारा आया था 60, ठीक है, और मसा आया था 2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 6 का 20 में गुणा कराएं तो 6 दूना का 12 120 आएगा, और ये जो 60 होगा 60 का गुणा 2 में कराएं तो अभी भी हमारा 120 आएगा। तो ये दोनों बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर आएंगे। इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं कि आपका जो है एलसीएम एचसीएफ सही है कि नहीं है। तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है हमेशा क्या होता है? लसा गुणे मसा के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 6 गुणे 20 ये दोनों हमारी संख्याएं थी जिनका गुणा करने पर किसके बराबर आया? 6 और 20 के लसा और गुणे मसा के बराबर आया, ठीक है। तो लसा इसका क्या है? 60 और मसा क्या है? 2। इन दोनों का जब हमने गुणा किया तो इन दोनों के गुणे के बराबर आया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, बार बार याद कर लीजिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल लसा गुणे मसा होता है। इस पर आप क्वेश्चन बताएंगे और जब भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम बताते रहेंगे कि कब हमने क्या चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।